गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कंट्रोल एंड इट्स इम्पोर्टेंस, हैजार्ड्स एंड लिमिटेशंस। तो व्हाट इज़ केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स, मतलब सबसे पहले जान लेते हैं कि केमिकल कंट्रोल कहते हैं किसे हैं। तो सिंपल एक सिंगल लाइन में अगर हम कहें तो पेस्ट कंट्रोल यूजिंग द केमिकल पेस्टिसाइड्स, मतलब केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके जब हम पेस्ट का कंट्रोल करते हैं तो उसी को केमिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट कहते हैं। ठीक है। अब पेस्टिसाइड क्या है? तो पेस्टिसाइड इज ए केमिकल यूज्ड टू प्रिवेंट, डिस्ट्रॉय और रिपेल पेस्ट, मतलब पेस्टिसाइड वो केमिकल है, वो रसायन है जिसकी सहायता से हम पेस्ट से खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, या उनको हमारी क्रॉप में लगने से रोक सकते हैं, या अगर क्रॉप में लग गए हैं तो उनको डिस्ट्रॉय या ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। पेस्टिसाइड्स कॉम्बैट पेस्ट एंड डिजीजेस अकरिंग ऑन आवर क्रॉप्स, लाइव स्टॉक एंड आवर पजेशंस। तो पेस्टिसाइड क्या करता है हमारे लिए? पेस्ट से वो उनको क्रॉप में डिजीज़ लगने से बचाता है। ठीक है, या हमारे लाइव स्टॉक में कोई डिजीज़ होने से बचाता है, या हमारे पोजेशंस मतलब जो भी हमारे घर में जो भी हमने परचेस कर रखा है, ठीक है, उनमें पेस्ट के थ्रू कोई नुकसान ना हो, उससे बचाने के लिए पेस्टिसाइड का हम यूज़ करते हैं। ठीक, अब जब हम केमिकल कंट्रोल करेंगे तो हमें अब ये कैसे पता करें कि कौन सा सूटेबल है हमारे लिए पेस्टिसाइड और कौन सा नहीं है। तो आइडियल जो पेस्टिसाइड होता है उसकी ये 5 क्वालिटीज़ हैं, जिसमें पहली है सेलेक्टिव। फर्स्ट क्वालिटी क्या है? सेलेक्टिव। ठीक है, मतलब ओनली किल्स द स्पीसीजेस इट इज़ सपोज टू, मतलब सिर्फ उन्हीं स्पीसीजेस को किल करे जिनके लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पेस्ट में भी मतलब इंसेक्ट में भी 2 कैटेगरीज होती हैं। कुछ होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि पेस्ट है, और जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं, या हमारे फार्मर फ्रेंडली होते हैं, किसान मित्र जिनको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं वो है हमारा हनी बी है, ठीक है, लैक इंसेक्ट है, सिल्क वर्म है। ठीक, तो ऐसे ही तो जो उसमें होना चाहिए, सबसे पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? वो सिलेक्टिव होना चाहिए, मतलब जिस इंसेक्ट को या पेस्ट को हम किल करने के लिए उसे डालें सिर्फ उसी को किल करें, बाकी किसी को नहीं। ठीक है। सेकेंड होना है क्वालिटी है इसकी बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन्स वो ईजिली जो है नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस में और क्विकली जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाए। मतलब जैसे मान लो हमने इसका स्प्रे करा, ठीक है, उसका एप्लीकेशन करा, और वो क्या हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिकली नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में बदल जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो बाकी के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको वो कम हार्म पहुंचा पाएगा। ठीक, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि इफ़ेक्टिव तो हो लेकिन महंगा हो। ठीक है, तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव मतलब कम पैसे में ज़्यादा उसमें एफिशिएंसी हो उसकी, ताकि वो जो है फार्मर उसको ईज़िली उसको मार्केट से परचेज़ करके अपनी फील्ड में एप्लीकेशन कर सके। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो भी आज के टाइम में हम फार्मर्स हैं वो उनका सबसे ज़्यादा अगर एक्सपेंड होता है क्रॉप प्रोडक्शन में तो वो डिजीज़ और पेस्ट कंट्रोल में ही उनका चला जाता है पैसा। क्यों? क्योंकि यही जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है नॉट एक्यूमुलेट, मतलब वो किसी भी तरह से एनवायरनमेंट में उसका एक्यूमुलेशन नहीं होना चाहिए, मतलब वो कहीं भी अपने रेजिड्यूज नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब वो अगर हम उसका एप्लीकेशन सॉइल में कर रहे हैं तो ये नहीं कि वो सॉइल में 10 साल 20 साल के लिए वो पड़ा रहे, तो वो फिर उससे क्या होगा कि अगर सॉइल में ही वो रहेगा तो मान लो हमने एक क्रॉप ली, फिर दूसरी क्रॉप में भी उसके रेजिड्यूज होंगे, क्योंकि जब क्रॉप जो है न्यूट्रिएंट्स अपटेक करेगी सॉइल से तो उसके साथ उसका भी कुछ पार्ट उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे वो हमारी जो फूड चेन है, ठीक है, वो उसमें
पूरी तरह से फैल जाएगा। मतलब जैसे सपोज़ करो कि कोई गाय है, ठीक है, वो उसने मतलब फील्ड में आके उस क्रॉप को खा लिया, ठीक है, और क्रॉप को खाने के बाद वो उसके शरीर में गया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो उसको मिल्क में गया, मिल्क के थ्रू जब हमने मिल्क को कंज्यूम करा तो वो हमारी बॉडी में आ गया। तो ये क्या हुआ कि फूड चेन में वो पूरी तरह से वो मिक्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है नॉन मोबाइल। नॉन मोबाइल मीन्स वो स्टे वेयर्स इट इज़ अप्लाइड, मतलब वो वहीं पर रहे जहाँ इसका एप्लीकेशन करा गया है। मतलब अगर सॉइल में करा गया है तो सॉइल में ही रहे, ठीक है, प्लांट में नहीं जाए, और प्लांट पे हुआ है तो प्लांट में ही पर ही रहे, सॉइल में नहीं जाना चाहिए, ठीक। अब हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल पेस्ट कंट्रोल देख लेते हैं क्या है। इसी को हम चाहें तो बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस एंड हैजार्ड्स ऑफ केमिकल पेस्ट कंट्रोल, मतलब उसका महत्व क्या है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, और उसके हानियाँ क्या हैं, ठीक है। तो पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला रहेगा कि कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस में मतलब हम अगर उसमें पैसा लगाते हैं उसको ख़रीदने में तो वो उस तरह का काम भी करता है। मतलब अगर हमने केमिकल ख़रीदा है पेस्ट कंट्रोल के लिए तो वो उसको पेस्ट कंट्रोल वो उसमें जो है कंट्रोल करने की सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस होती है। मतलब वो सबसे कम टाइम में और सबसे अच्छा रिजल्ट देता है फील्ड में पेस्ट या डिजीज़ कंट्रोल करने में, ठीक है। सेकंड है हमारा टाइमलीनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हम उसको ईज़िली कभी भी कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई कंडीशन नहीं है हमारे किसी तरह की कि हमको ऐसे या इसी वक्त पर करना है। हम उसको जब चाहें तब उसको ईज़िली एप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। मतलब क्वालिटी जो है उसकी मैंने पहले बता रखा है कि क्वालिटी अच्छी काफ़ी उसकी अच्छी रहती है, और क्वांटिटी तो पता ही है क्योंकि वो आज के टाइम में केमिकल कंट्रोल्स के लिए ही आजकल फार्मर्स ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में उसको जो है कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं। एंड प्राइस ऑफ प्रोड्यूस, तो और प्राइस जो है वो भी फार्मर्स के अकॉर्डिंग ही वो उसका रखा जाता है। फोर्थ है हमारा प्रिवेंशन ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसका एडवांटेज कि वो प्रिवेंट करता है प्रॉब्लम से। अगर फार्मर शुरू में ही अगर डिटेक्ट कर ले कि हमारे फील्ड में इस पर्टिकुलर इंसेक्ट या डिजीज़ का इन्फेस्टेशन हो रहा है और अभी इनिशियल स्टेज में है, तो और हम उसका केमिकली कंट्रोल कर ले जाएँ तो वो अपने आप उस समय में वो उसको ईज़िली हम प्रिवेंट कर सकते हैं हमारी क्रॉप में उसको ज़्यादा नुकसान करने से। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या हैं केमिकल कंट्रोल का। तो पहला है रिडक्शन ऑफ बेनिफिशियल स्पीसीज, नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स ऑफ पेस्ट। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर वो सेलेक्टिव नहीं होगा तो जो हमारे बेनिफिशियल स्पीसीज हैं या नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, मतलब जो हमारे लिए मतलब हार्मफुल नहीं है, जो हमारा टारगेट नहीं थे किल करने के लिए, उनको भी ये किल कर देगा, ठीक है। सेकंड है ड्रिफ्ट ऑफ स्प्रेस एंड वेपर ड्यूरिंग एप्लीकेशन कैन कॉज सीवियर डैमेज एंड रेजिड्यू प्रॉब्लम्स इन क्रॉप्स, ठीक है। ड्रिफ्ट मीन्स होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो जब वो नोज़ल से स्प्रे हमारा एकदम ड्रॉपलेट्स में जब बाहर निकलता है तो वो कितनी दूर तक फैल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा अगर ड्रिफ्ट होगा उसका मतलब ज़्यादा दूरी तक फैलेगा तो वो क्या होगा कि जो क्रॉप है हमारी उसको भी वो कभी कभी डैमेज कर सकता है, ठीक है। और डैमेज नहीं करेगा तो उसका जो है ज़्यादा मतलब रेजिड्यू जो है क्रॉप पर रह जाएगा, जिससे वो बाद में हमारी जो क्रॉप होगी वो कंज्यूम करने के उतने क्वालिटी अच्छी नहीं रह जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है रेजिड्यूज़ इन फूड फॉर ह्यूमन एंड फीड फॉर लाइव स्टॉक। जैसे मैंने बताया कि अगर उसमें ज़्यादा ड्रिफ्ट होगा तो क्या होगा कि वो आसपास की जो मान लो हमने हमारे एक खेत में है और साथ में ही मेड़ की उस तरफ दूसरी कोई क्रॉप है और उसकी ड्रिफ्ट होने की वजह से हम किनारे अगर अपने क्रॉप में कर रहे हैं तो वो दूसरी साइड भी उसका जाने का चांसेस रहेंगे, जिससे क्या होगा कि वो फिर मान लो कोई वेजिटेबल लगा रखी है उस साइड हमने क्रॉप फील्ड के
दूसरी तरफ, तो क्या होगा कि वो उसमें जाएगा और उससे फिर क्या होगा कि वो हम कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। या फिर कोई फॉडर क्रॉप हमने ग्रो कर रखी है बगल में ही मेन क्रॉप के, तो उसमें क्या होगा कि वो जो है फिर वो हमारा जो जानवर है उसके लिए हार्मफुल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन बाय लीच्ड केमिकल्स। ठीक है, तो ये भी एक सीरियस प्रॉब्लम है इसमें कि क्या होता है कि जब हम इसका सॉइल में एप्लीकेशन करते हैं किसी केमिकल पेस्टिसाइड का, तो जब बारिश होती है या हम इरिगेशन करते हैं तो फिर वो क्या होगा कि पानी के साथ वो ज़मीन के नीचे लीच डाउन कर जाता है, और जिससे वो क्या होगा कि फिर वो जो ग्राउंड वाटर होता है, मतलब नीचे जो हमारा पीने का पानी होता है उसमें भी वो उसके रेजिड्यूज चले जाते हैं, जिससे फिर वो जब हम अल्टीमेटली पानी को पीते हैं तो फिर वो क्या होगा कि वो हमें नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि रेजिस्टेंस टू द पेस्टिसाइड यूज्ड कैन डेवलप इन टारगेट पेस्ट ड्यू टू ओवर यूज एंड इनकरेक्ट यूज ऑफ द केमिकल। मतलब अगर हम कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का जब हम किसी पेस्ट पर जब यूज़ करते हैं और उसका जो क्वांटिटी है या उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में और जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं, तो क्या हो सकता है उस जो पेस्ट है हमारा वो उस केमिकल के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर सकता है, जिससे क्या होगा कि कुछ समय के बाद वो जो है वो उस केमिकल के प्रति उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगी और फिर वो केमिकल उसके लिए हार्मफुल नहीं रहेगा। ठीक है, और फिर क्या करेगा वो एनवायरनमेंट में हम उसका स्प्रे करते रहेंगे, वो एनवायरनमेंट में बना रहेगा और साथ ही साथ वह केमिकल का भी उसमें जो है वो उसके रेजिड्यूज पड़े रहेंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान किसे होगा, पेस्ट को ना होकर हमें होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल में हमारा है डीडीटी। ठीक है, तो डीडीटी का क्या हुआ कि डीडीटी जो है मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए हुआ, लेकिन जब उसकी ज़्यादा क्वांटिटी में वो यूज होने लगा तो मॉस्किटो जो है उसके लिए उसके अगेंस्ट उन्होंने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली और फिर वो जो क्या हुआ वो डीडीटी के जो रेजिड्यूज है वो हमें ही नुकसान पहुंचाने लगे। ठीक, उसके बाद लास्ट पॉइंट है पॉइजनिंग हैजार्ड्स एंड अदर हेल्थ इफ़ेक्ट्स। तो क्या होगा कि पॉइजनिंग हैजार्ड्स कैसे होंगे और क्या होगा कि वो जब वो हमारे एनवायरनमेंट में उसके रेजिड्यूज पड़े रहेंगे तो फिर वो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो हमारे बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू वो हमारे फूड चेन में पूरी तरह से फैल जाएगा और फिर वो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारी बॉडी में आएगा और हमें क्या होगा उससे डिफरेंट तरह के हेल्थ इफ़ेक्ट्स या हमको नुकसान देखने पड़ेंगे। अब है एग्जांपल ऑफ बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि बायो एक्यूमुलेशन में क्या होगा, सबसे पहले जैसे इसका एग्जांपल ही ले लो, मैंने जो बताया था कि डीडीटी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम मॉस्किटो कहाँ मतलब अपना अंडे देते हैं, तो वो फ्रेश वाटर में देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि हम डीडीटी का एप्लीकेशन करेंगे वाटर में। ठीक है, तो वाटर्स में जब डीडीटी का एप्लीकेशन होगा तो उसके बाद वो किस में जाएगा, वो जू प्लैंकटन के अंदर जाएगा। ठीक है, उसका जो रेजिड्यू है वो जू प्लैंकटन के अंदर जाएगा। जू प्लैंकटन जो है बहुत ही स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनको फिशेस खाती हैं। ठीक है, मछलियाँ खाती हैं उनको। ठीक, तो जू प्लैंकटन की एक बॉडी में वो कितना अमाउंट में रहेगा, 0.04 ppm में। ठीक है, वो उसके अंदर एक्यूमुलेट होगा, मतलब स्टोर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर जू प्लैंकटन को जो है फ़िश खाएगी, ये फ़िश खाए। ठीक है, तो फ़िश जब खाई तो अब ऐसा है कि उसमें जो है तुम देख सकते हो कि ये 10 टाइप्स जो है फ़िश में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 ppm हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक सिंगल जो प्लैंकटन तो खाएगी नहीं, वो अपने उसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा होती है। ठीक है, जो उसका मतलब जीने का समय है वो तो मछली का ज़्यादा है जो प्लैंकटन से, तो वो बहुत सारी खाएगी और ज़्यादा उसका कंज्यूम करने से उसमें ज़्यादा स्टोर होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही जो फ़िश है, फ़िश को कौन खाएगा, फ़िश को ये बगुला खाएगा। ठीक है,
और बगुला जब खाएगा तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि इसमें ppm का अमाउंट और बढ़ गया है। कितना हो गया है? 25 ppm हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक ही मछली तो खाएगा नहीं, वो मछली से उसका ज़्यादा उसको मतलब फूड की ज़रूरत होती है, तो वो और भी मछलियाँ खाएगा, और जितनी ज़्यादा वो मछलियों को कंज्यूम करेगा उतना ज़्यादा ही अमाउंट में DDT जो है उसके बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो हमने क्या करा था, हमने एप्लीकेशन तो करा था वाटर में DDT का, और पहुंच किस में गया है? वो बगुले में। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, कि वो एक जीव से दूसरे जीव में वो उसका एक्यूमुलेट होता रहेगा, और वो अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि वो हर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनको सबको वो लिमिटेशंस टू केमिकल कंट्रोल। तो अब जान लेते हैं कि केमिकल कंट्रोल करने में हमें कौन कौन सी बाधाओं को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला रहेगा हमारा मे नॉट बी इफ़ेक्टिव बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल लिमिटेशंस। एनवायरमेंटल लिमिटेशंस कैसी? सॉइल कंडीशन, वेदर एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब वो जो हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सपोज़ करो हमने क्रॉप में किसी केमिकल पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन करा, ठीक है, और बारिश हो गई, ठीक है, तो क्या होगा कि वो पूरा जो है वो वॉश आउट हो जाएगा, वहाँ से पानी के साथ वो बह जाएगा, और बहने की वजह से वो क्या होगा कि वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा फिर। ठीक है, और फिर हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा उस केमिकल को ख़रीद के दोबारा उसका स्प्रे करना रहेगा। तो ये क्या होगा कि हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, सेकंड है मे नॉट बी इकोनॉमिकल। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर उसका प्राइस कम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा प्राइस है तो फिर क्या होगा कि इसमें फार्मर को तो नुकसान होगा ही, कंपनी को भी एक तरह का उसको लॉस उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फार्मर जब उसको खरीदेगा ही नहीं तो उसका जब प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो फिर उसको फ़ायदा कहाँ से होगा। ठीक है, अब फार्मर को तो नुकसान होगा ही, क्योंकि फिर उसको वो अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा उस पर्टिकुलर पेस्ट या डिजीज़ के आगे। ठीक है, थर्ड रहे हमारा मे नॉट बी एनी प्रोडक्ट रजिस्टर्ड फॉर दैट क्रॉप। ठीक है, मतलब क्या है कि कुछ क्रॉप्स में अभी जो है उनके लिए कोई एक पर्टिकुलर या कोई अच्छा केमिकल पेस्टिसाइड अभी तक नहीं बन पाया है। ठीक है, तो ये भी एक लिमिटेशन है कि अगर हमने कोई क्रॉप ग्रो करी है और उसके किसी डिजीज़ के लिए अभी कोई केमिकल नहीं बना है, या किसी इंसेक्ट के लिए अभी मार्केट में कोई केमिकल नहीं आया है, तो ये भी हमारे लिए एक तरह की बाधा है कि हम उसमें जो है केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर सकते हैं। लास्ट हमारा प्रोडक्ट में भी इन शॉर्ट सप्लाई। ठीक है, मतलब क्या हो कि प्रोडक्ट की डिमांड ही इतनी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, कोई प्रोडक्ट हो, केमिकल पेस्टिसाइड हो, कि उसकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो जो है तो हमारा रिमोट एरियाज़ में अभी उसको सप्लाई करने में ही दिक्कत हो रही हो। ठीक है, तो ये भी एक तरह का प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है। कंक्लूज़न, अब जान लेते हैं कि आज की हमारी क्लास में क्या कंक्लूज़न निकलता है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है हमारा पेस्ट कंट्रोल रिफर्स टू द रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ अ स्पीसीज डिफाइंड एज ए पेस्ट। ठीक है, तो मतलब पेस्ट कंट्रोल क्या होता है? पेस्ट कंट्रोल हम एक पर्टिकुलर इंसेक्ट या डिजीज़ को कंट्रोल जब करते हैं तो उसी को हम पेस्ट कंट्रोल बोल देते हैं। ठीक है, जिसको पहले से हमने उसको एज ए पेस्ट डिक्लेयर कर रखा है, यूजुअली बिकॉज इट इज़ perceived to be detrimental to a person's health and ecology or the economy। ठीक है, अब पेस्ट क्यों है वो? क्योंकि वो जो है कि किसी आदमी की हेल्थ या हमारी जो इकोलॉजी है या इकोनॉमी है उसको वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, इसी वजह से हमने उसको पहले से पेस्ट डिफाइन कर दिया है। ठीक है, कि ये हमारे लिए पेस्ट है। जैसे मॉस्किटो हमारे लिए पेस्ट है, क्यों? क्योंकि वो हमारे में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे डिजीज़ को फैलाता है। ठीक है, तो उसको हम जब कंट्रोल करेंगे तो उसी को हम बोल देंगे, उसी को एक टर्म दे देंगे पेस्ट कंट्रोल का। ठीक है, सेकंड पॉइंट है द केमिकल पेस्ट कंट्रोल हैज़ गिवन मोर बेनिफिट्स टू कंट्रोल पेस्ट इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। ठीक है, मतलब जो हमारा केमिकल के थ्रू जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं हम, वो हमको आज के टाइम में मतलब ज़्यादा बेनिफिट्स देता है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने में कैसे बेनिफिट्स करेगा कि वो एफिशिएंट है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, मतलब वो कम क्वांटिटी में ज़्यादा वो
अच्छे तरीके से या ज़्यादा हाई परसेंटेज में वो पेस्ट का कंट्रोल करता है और बहुत ही कम समय में करता है। ठीक है। थर्ड है, दो दे हैव बॉक कॉन्स्टेंट्स दे आर वन ऑफ द बेस्ट वे टू कंट्रोल पेस्ट। ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट्स मीन्स उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, मतलब केमिकल का हम यूज़ कर रहे हैं तो मैंने बता रखा है डिसएडवांटेज में कि उसका यूज़ करने से कौन कौन सी हानियाँ हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है कि वो वन ऑफ द बेस्ट वेज है। ठीक है, मतलब एक तरह से सबसे अच्छा तरीका है पेस्ट को कंट्रोल करने का। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, दस ए प्रॉपर यूजेस ऑफ केमिकल पेस्ट मैनेजमेंट विल गिव मोर बेनिफिट्स इन एग्रीकल्चर। तो लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर हम जो है केमिकल पेस्टिसाइड को एक प्रॉपर और ठीक ढंग से यूज़ करें हमारी क्रॉप फील्ड में, तो वो हमको नुकसान ना पहुंचाकर फ़ायदा ही पहुंचाएगा। तो अब आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर किसी को भी कोई किसी तरह की कुछ समझने में दिक्कत ना है तो जैसा मैंने पहले बता रखा है कि आप बिना किसी झिझक के मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और इसको जो है ये जो मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं इसके नोट्स आप ज़रूर से ज़रूर बना लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।